एज वी आर टॉकिंग अबाउट गोवा, तो मुझे एक आप बड़े कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट कर देते हैं। आपने अभी एक स्टेटमेंट कर दिया वो सेंट फ्रांसिस जेवियर्स के ऊपर कि कहा कि उनका डीएनए टेस्ट किया जाए। क्या रीजन क्या है? नहीं, डीएनए टेस्ट जो है उनके बॉडी के बारे में शंकाएं उपस्थित हो रही हैं। ये मेरा पहला प्रयत्न नहीं है जी कि जी मैं जी। डीएनए की मांग कर रहा हूँ। 2014 में मांग हो रही है श्रीलंका में, वो अभी तक बनी है। बुद्ध भिक्षु का शव था ऐसा। मेरे पास कुछ प्रूफ्स आने की राह देख रहा हूं मैं। अच्छा। लेकिन वो जो कंट्रोवर्सी है, वो कंट्रोवर्सी उनकी साइड में अगर मैं सोचूं, जेवियर के, तब भी ये कंट्रोवर्सी नहीं रहनी चाहिए, बाहर वाले लोगों के मन में भी रहनी चाहिए। सो ये तटस्थ न्यूट्रल मांग है कि उसका डीएनए हो। अगर इनकी मीटिंग्स में यहाँ पर लेता था, और मैं उनके बीजेपी के यहाँ नहीं जाता था, अच्छा, आप बीजेपी बीजेपी कार्यालय को नहीं जाते? यहाँ बुलाते थे। अगर पॉलिटिकल ख्वाहिश होती तो मैं ही टिकट बांटता था उस वक्त। पहली बार जब खड़े किए तो ऐसे मोटरसाइकिल लेके जाने के, अरे ऐसा डिसाइड हुआ है कि तूने इलेक्शन में खड़ा रहना है। सो वो संघ का संघ चालक बोलता है, इसलिए वो मान जाता था। सो ये काम मैंने किया, मैं अपने आप ले नहीं सकता था टिकट तो फिर आप फिर ये जब आप कहते हैं कि भाई मेरे को कोई पॉलिटिकल एम्बिशन नहीं था मुझे, तो फिर आप इलेक्शन क्यों लड़े? यहाँ पे मनोहर पर्रिकर, लक्ष्मीकांत पार्सेकर, श्रीपाद नायक, इन सारे लोगों को टिकट देने वाले आप थे क्योंकि आप सरसंघ चालक थे। तो आप में क्या ऐसी कमी रह गई कि आपको सिर्फ 500 वोट मिले जब आप इलेक्शन लड़े? क्या हो गया? नहीं, केजरीवाल ने भी एक बीजेपी का ही जो कैंडिडेट रह चुका है उसको साथ में लेके मेरे पास कांटेक्ट किया था। बिल्कुल। और जो जितना पैसा चाहिए उतना पैसा देने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन आप मैं शुड बी द फेस ऑफ पॉलिटिक्स। आई एम पर्सनली नॉट इंटरेस्टेड। तो बट पॉलिटिक्स कर ही रहे थे तो केजरीवाल, तृणमूल कांग्रेस और उद्धव ठाकरे को मना क्यों किया? उनकी आइडियोलॉजी नहीं पसंद थी? नहीं, आइडियोलॉजी पसंद नहीं थी मुझे। तृणमूल कांग्रेस की तो नहीं पसंद थी आपको? एब्सोल्युटली नहीं। इट इज एंटी हिंदू। केजरीवाल इज एंटी हिंदू। उद्धव? उद्धव ठाकरे के साथ चल सकती थी तब। अच्छा, और अब आप उसको क्या मानते नहीं हैं? नहीं, अब वो हिंदू इसके खिलाफ है। अच्छा, हिंदू हाँ विरोधी है हाँ, उद्धव हिंदू ठाकरे, आप ये विरोधी है। कहते हैं? आज कुछ भी हो, बीजेपी निकटतम है उसके हिंदुत्व के। हिंदुत्व के। सो बीजेपी को छोड़ना नहीं, कुछ भी हो। जब बीजेपी सत्ता से जाती है कर्नाटक में, तो कर्नाटक में हिंदुओं पर क्या बीतती है बिल्कुल। ये लोगों ने देखा है। सो पीपल वुड नॉट लाइक टू टेक अनदर चांस। You think so? Oh yes, sure, So sure. you're sure कि बीजेपी might make a comeback May come back in Maharashtra? in Maharashtra. नमस्कार। गोवा भले महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ और भारत का बहुत ही एक छोटा पर महत्वपूर्ण राज्य, जहां से 2 लोकसभा सांसद जाते हैं, पर गोवा को लोग एक अलग नजरिए से देखते हैं। देश भर में गोवा की जब बात होती है तो बात होती है कि गोवा चलते हैं, दारू पीते हैं, पार्टी करते हैं, बीच पर घूमेंगे और पलट जाएंगे। पर गोवा का एक अलग चेहरा है जिसे बहुत कम लोग देख पाते हैं। गोवा में 70% हिंदू आबादी है, पर इस बात से शायद ही बहुत ज्यादा लोग वाकिफ होंगे। यहाँ पर अधिकांश मुख्यमंत्री जो रहे हैं वो हिंदू ही रहे हैं। यदि मैं पिछले 2 दशक की बात करूं तो वो हिंदू ही रहे हैं। और आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने गोवा में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, जिसमें इनका सबसे बड़ा योगदान कहा जाता है, क्योंकि ये उस वक्त गोवा में आए जब आरएसएस का ज्यादा नामो निशान न था, और इन्होंने गोवा में आरएसएस की नींव मजबूत की। मेरे साथ आज हैं सुभाष वेलिंकर जी। सर नमस्कार। और वेलिंकर जी से बात करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि वेलिंकर जी वो व्यक्ति हैं जो प्रचारक के तौर पर गोवा में आए, जिन्होंने गोवा में आरएसएस के लिए। मैं प्रचारक नहीं था। हाँ, गोवा से ही यही जन्म हुआ मेरा। बिल्कुल। तो गोवा में ही जन्म लिए, पर गोवा में आपने प्रचारक का काम किया ना आरएसएस का? हाँ, वहाँ पदाधिकारी था मैं, ऑफिस बेयरर था। और इन्होंने आरएसएस जो आज आप देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन पाई,
क्योंकि ये हर कोई जानता है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का एक ही जोड़ है, एक ही बेस है, एक ही रूट है, तो वहां से। पर आज सुभाष जी आप आरएसएस से जुड़े नहीं हैं, ऐसा लोग कहते हैं, आप क्या कहते हैं इस पर? आरएसएस का काम करता हूं, वही काम है, लेकिन मातृभाषा का मुद्दा था यहाँ, उस पर एक आंदोलन हो गया। पहले आंदोलन कांग्रेस के खिलाफ हो गया और कांग्रेस गवर्नमेंट को गिरा दिया हमने। जी। पहली बार 21 एमएलए लेकर के बीजेपी सत्ता में आई अपने बलबूते पर, और मनोहर पर्रिकर थे चीफ मिनिस्टर। सो आंदोलन में वो हमारे साथ थे, सब संघ बीजेपी सब साथ में थे, और कांग्रेस के खिलाफ था आंदोलन। तो उन्होंने एक प्रॉमिस दे दिया था हम लोगों को कि अगर हम सत्ता में आ जाए, क्योंकि हमने ऑल्टरनेटिव बीजेपी का दे दिया लोगों को, तो सत्ता में आए तो पहला काम ये करेंगे कि इंग्लिश मीडियम को जो ग्रांट मिल रही है प्राइमरी लेवल पर, वो हम निकालेंगे, कांग्रेस ने जो दी है। लेकिन उन्होंने हमको चीट किया। 2 साल 3 साल राह देखते रहे हम, ध्यान में आ गया कि ये करने वाले नहीं हैं, और जो बताया था उसके एकदम बिल्कुल खिलाफ किया। प्रोमिस जो मराठी कोंकणी के लिए दी थी, उसमें किसी कोई भी प्रोमिस ये फलदायी नहीं हुआ। ये ध्यान में आने के उपरांत संघ के लोग, मैं संघ चालक हूँ, था संघ का, तो साथ में बैठे, मीटिंग ले ली, और क्या करें इस पर, तो ये इसने तो हमको फंसाया। तो नहीं, हम भाषा के बाजू में है, मातृभाषा तो हमारा एक मुद्दा है, तत्व है संघ का। सो बीजेपी के खिलाफ करेंगे, ये संघ का निर्णय था। और बाद में आंदोलन 1 साल चला, संघ का ही उत्तरदायित्व मुझ पर था, और नेतृत्व इस आंदोलन का मैं कर रहा था। कांग्रेस वाले आंदोलन का भी नेतृत्व शशिकला ताई काकोडकर थी, पहली चीफ मिनिस्टर, लेकिन सब ऑर्गेनाइजिंग जो है वो मैं देखता था। सो अब मैं बन गया संघ, और आंदोलन बीजेपी के खिलाफ हो रहा है। अचानक एक दिन ऐसा हुआ कि ड्यू टू प्रेशर फ्रॉम सेंटर, संघ ने अपना निर्णय बदल लिया। यहाँ उन्होंने मुझे ही निकाल दिया। प्रेशर फ्रॉम सेंटर मतलब कहाँ से प्रेशर? नहीं, वो मे बी अमित शाह जी। सो उनके दबाव में आकर के यहाँ संघ ने पलटी मारी टोटली। सो मैं जब 12 साल का था तब से संघ में हूँ, और संघ ने हमको जो संस्कार हैं वो संघ ने दिया, ऐसा मैं मानता हूँ। बिल्कुल। और तत्व छोड़ता नहीं संघ जी। तो यहाँ तो मैं देख रहा था कि ये तत्व ही भूल गए संघ के तो मूलभूत पदाधिकारी। आइडियोलॉजी जो थी आपको लगा उससे हट हाँ, गए। उससे हट गए। तो इनमें से 95% लोग हम बाहर आ गए। पहले ये बताया कि हम गोवा प्रांत से नहीं, लेकिन नागपुर से जुड़े हैं, ऐसा बताया। लेकिन नागपुर से निवेदन आया कि वो हम उनसे कुछ देना लेना नहीं है हमको, ऐसा। सो दे डिसोनर्ड अस बिकॉज इट वाज दे हु वर अंडर प्रेशर, एंड उनसे प्रेशर यहाँ पर बनी थी। सो देयर वाज नो अल्टरनेटिव, वी वेंट आउट एंड वी कंटिन्यूड द एजिटेशन। वो उतने ही जोर से चला जब बीजेपी हमारे साथ नहीं था, और संघ के 5% लोग जो आपके साथ, वो साथ जिन्होंने छोड़ दिया, वो संघ के पॉलिटिक्स के साथ रहे, बीजेपी के साथ रहे। 95% बाहर आ गए। सो उनका मैं नेता था। संघ काम हम वही करते हैं, क्योंकि बाद में हमने ये आंदोलन के बाद जब फिर से सत्ता में आ गया बीजेपी, सत्ता में आया, उस इलेक्शन में बीजेपी के सिर्फ 13 एमएलए आए थे चुन करके। वो उनको प्रहार था आंदोलन का कि बिना बीजेपी और बिना संघ आंदोलन चल सकता है, और तुम्हारे 7 मिनिस्टर्स को हम घर बेच सकते हैं, इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर। सो ये हो गया। लेकिन बाद में कुछ हेरा फेरी करके कांग्रेस वाले लेकर के उन्होंने बनाया। सो हमने भारत माता, क्योंकि लोग निकले थे बाहर, सो
यहाँ वहाँ बिखर जाएंगे, इसलिए उनको इकट्ठा रखना था। सो भारत माता की जय जो संघ की प्रार्थना का की लास्ट लाइन है, सो भारत माता की जय संघ ऐसा नाम रख दिया। और काम वही करते हैं, शारीरिक, आचार्य विभाग, ट्रेनिंग्स सब वही है, आदर्श वही है, डॉक्टर एडगेवार हैं, गोवलकर गुरु जी, ऐसा है। सो ये चल रहा है, अभी अच्छा काम चल रहा है। संघ से भी, संघ माने जो स्टैम्प्ड संघ है, बीजेपी से मिला जुला संघ जो है वो, उसकी शाखाएं कुछ कम है, लेकिन हमारी 70 शाखाएं हैं इधर पूरे गोवा हाँ पूरे गोवा में। इकट्ठा जब हम थे तब हमारा 69 68 वगैरह होता था, लेकिन जब हम बाहर निकले तब सारा ग्रुप जो था जिन्होंने संघ बढ़ाया था वो बाहर निकले, वो रहे नहीं अंदर, एक दो छोड़ के। तो आपका जो शाखा है उसमें भी नमस्ते सदावत्सले नमस्ते सदावत्सले होता है, भगवा ध्वज रहता है, बाकी उत्सव जैसे कि तैसे हैं, दशहरा के दिन संघ से कुछ नहीं। और संघ के ही इश्यूज हम लेते हैं जो हमारे मन में थे कुछ साल पहले, ये करेंगे वो करेंगे, वही है एम्बिशंस। अच्छा, संघ में जाने के लिए तो कोई मेंबरशिप फॉर्म भरा नहीं जाता? कोई भी व्यक्ति आज उठ के शाखा पे चले जाए रविवार को, संघ में वो प्राथमिक कर ले, जो शारीरिक होता है उसका क्लास कर ले, तो वो संघ का मेंबर अपने आप बन जाता है। तो निकालते वक्त संघ क्या कोई लेटर देता है कि नहीं? लेटर नहीं है, लेकिन ये दे डिजोन द एजिटेशन। बेलिंकर को जो आदमी उन्होंने ही मुझे दिया था रोल आंदोलन का प्रमुख करके, तो मुझे ही निकाल दिया। तो जब रोल जब आपको बनाया था प्रमुख, तब उन्होंने कोई लेटर दिया था? नहीं नहीं, लेटर नहीं। सो इट वाज जस्ट अ वर्क, वो सर्वसम्मति से होता है, इट वाज जस्ट अ और वर्क रहता कि है आपको रहना है। और बिना कोई ऑफिशियल रेजिग्नेशन या नहीं, dismissal वहां के से प्रांत संघचालक आ गए, और सुभाष जी बुरा लगता है, लेकिन क्या करें, आप ये बताएं कि हमको रिलीव कर दें पोस्ट से। मैं बोला मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि जो काम मैंने 12 साल से मुझ पर सौंपा है वो अच्छी तरह से किया है। तो आप किस काम के लिए आए हैं मेरे ध्यान में आ गया है, आप ही बताएं ना कि आपने मुझे निकाल दिया। आपके ऊपर उस वक्त एक एलिगेशन ये भी लगा था कि आप पॉलिटिकल ज्यादा हो रहे थे, आप चाहते थे कि मनोहर पर्रिकर जो आपके दोस्त हैं उनकी जगह पे आप शायद एब्सोल्युटली नहीं, मुझे वो ख्वाहिश, वो इच्छा कि नहीं मैं सीएम बनूं, इसके लिए मैं सब करूं। सब गोवा के जानते हैं कि मुझे पॉलिटिकल ख्वाहिश नहीं थी, नहीं तो मनोहर को मापसा से इधर में लाता ही नहीं। मनोहर मापसा का था, और मनोहर को मैंने बताया, अरे हमने उसको रेडी कर दिया पॉलिटिक्स में करने के लिए, और यहाँ कोई मिला नहीं हमको कैंडिडेट। सो मनोहर ने यहाँ रहना चाहिए, ये मनोहर को बताया, और संघ का संघ चालक होने के लिए मनोहर ने मान दिया और फॉर्म फिल किया। सो अगर उस वक्त मेरे, और बाद में भी 2-3 इलेक्शंस इसके बाद जो हो गई, तो बीजेपी का स्ट्रक्चर नहीं था गोवा में, सब संघ था, और मेरे ऊपर ये उत्तरदायित्व था कि मैं ये देखूं, बीजेपी का काम देखूं संरक्षक के नाते। सो मैं उनके मीटिंग्स वगैरह लेता था, यही होती थी। जो कोर ग्रुप था, श्रीपाद, राजेंद्र अर्लेकर जी वगैरह, इनकी मीटिंग्स में यहाँ पर लेता था, और मैं उनके बीजेपी के यहाँ नहीं जाता था। अच्छा, बीजेपी को यहाँ बुलाते थे। वो तो संघ का पुराना हाँ पुराना था, तो वो चल रहा था अच्छे तरह से। तो अगर पॉलिटिकल ख्वाहिश होती तो मैं ही टिकट बांटता था उस वक्त। पहली बार जब खड़े किए तो ऐसे मोटरसाइकिल लेके जाने के, अरे ऐसा डिसाइड हुआ है कि तूने इलेक्शन में खड़ा रहना है। सो वो संघ का संघ चालक बोलता है, इसलिए वो मान जाता था। सो ये काम मैंने किया, मैं अपने आप ले नहीं सकता था टिकट। तो फिर आप फिर ये जब आप कहते हैं कि भाई मेरे को कोई पॉलिटिकल एम्बिशन नहीं था मुझे, तो फिर आप इलेक्शन क्यों लड़े? नहीं, इलेक्शन ये उसके बाद में मातृभाषा का पक्ष लेने वाला एक भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं था, एक भी एमएलए नहीं था। सो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती थी कि इसको अगर परखना है पॉलिटिकली, तो उसके पीछे एक पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए। उसका नाम भी सुरक्षा मंच रख दिया, भारतीय सुरक्षा मंच ऐसा रख दिया।
और बाद में जब हम चुने, हमारा पॉलिटिक्स से रिफॉर्म हो जाता है सोसाइटी, ये विश्वास नहीं है, अभी तक विश्वास नहीं है मुझे। पॉलिटिक्स बदल नहीं सकता, इट कैन नॉट चेंज, पर जनसत्ता चेंज कर सकती है। सो जनसत्ता का स्वरूप मैं संघ में देख रहा था, सो वही बना रहे हैं हम। सो वो पॉलिटिकल पार्टी बनाई और बाद में देखा कि ये पैसे से चलता है सब। वोटर जो है वो भी मांगता है पैसा और देने वाले भी देते हैं। सो ये हमारा फील्ड नहीं है। सो हमने डिसॉल्व कर दी और उसमें सारे जो संघ के कार्यकर्ते थे उनको वापस ले लिया संघ में, और संघ के 2 जिला जो है डिस्ट्रिक्ट्स, उसकी जगह पे 3 डिस्ट्रिक्ट्स किए हमने। सो टू अकोमोडेट ऑल ऑफ देम, सो ऑल ऑफ देम आर अकोमोडेटेड। सो नो पॉलिटिकल, लेकिन वी विल्ड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। दैट वाज गोइंग टू बी माय क्वेश्चन कि आप कहते हैं कि आप पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस विल्ड करते हैं। यहाँ पे मनोहर पर्रिकर, लक्ष्मीकांत पार्सेकर, श्रीपाद नायक, इन सारे लोगों को टिकट देने वाले आप थे क्योंकि आप सरसंघचालक थे। तो आप में क्या ऐसी कमी रहेगी कि आपको सिर्फ 500 वोट मिले जब आप इलेक्शन? नहीं, वो मेरा मानना है। 3 बार ये गोवा सुरक्षा मंच, ये बीजेपी को ये फीलिंग आ रही थी कि ये रियल अल्टरनेट बन सकता है अगर बढ़ गया तो, क्योंकि एमजी का कोई स्थान नहीं जो बीजेपी का है। कांग्रेस कुछ कर नहीं, क्योंकि कांग्रेस के विरोध में ही चुन के आए। बिल्कुल। तो अगर उनको आगे जा करके विरोध, सच्चा विरोधक और अल्टरनेट पॉलिटिकल पार्टी खड़ी हो सकती है तो गोवा सुरक्षा मंच हो सकता है। सो इसको यहीं पर कट डाउन करें, इसलिए उन्होंने पैसा, मैनिपुलेशन ऑफ मशीन्स, ये मैं बोलता हूं, वो गोवा सुरक्षा मंच के लिए लगाए। एक इलेक्शन था तब आनंद शिरोडकर नाम का अपना अध्यक्ष रहा था। सो बीजेपी का पक्षाध्यक्ष बोलता था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि उसको 212 और 215 वोट्स मिल जाएंगे। 215 217 मिले। दूसरे इलेक्शन में जब खड़ा रहा इधर कोई, तो वो बोले कि उसको 300 से ज्यादा नहीं मिलेंगे। सो 300 से ज्यादा नहीं मिले, 303 वगैरह ऐसा मिला। और जब मैं खड़ा रहा तो वो बोले कि 500 500 10 भी पट्टले दंगा ऐसा। इट इज रिकॉर्डेड, मेरे पास रिकॉर्ड किया हुआ है वो स्टेटमेंट। और आपको 517 मिले। तो ये पहले से ही जानते थे कितने थे। अदरवाइज आई डोंट क्लेम कि मैं जीत लेता, क्योंकि पॉलिटिकली मैंने कभी काम ही नहीं किया था। आई विल्ड सोशल इन्फ्लुएंस, लेकिन पॉलिटिकल उसका इंटरप्रिटेशन करने की मेरे मन में कभी नहीं आया बात। तो इधर क्या हो गया कि एक टेस्टिंग हमने कर दिया कि लोगों को भी पणजी ये इंटेलेक्चुअल सीट माना जाता है, लेकिन इंटेलेक्चुअल सीट भी बेचा जा सकता है। ये हमने देखा कि उन्होंने जो चुन लिया वो बाबूश मंसरत चुन लिया ना। सो जो इमोरली पूरे पॉलिटिशियंस में सबसे इमोरल है उसको पणजी वालों ने चुना। सो इट मस्ट बी प्ले ऑफ मनी और सम एक्सचेंजेस हियर एंड देयर। सो हमारा काम नहीं होने वाला है। बीजेपी का काम 10 साल लगे हमको। वी हैड प्रेडिक्टेड कि 10 साल में हमारी गवर्नमेंट आ जाएगी। 2002 में आपने सो वो प्रेडिक्शन था। ये भी हमारा प्रेडिक्शन ये था, अगर वोटर और ये पैसे के पीछे नहीं पड़े होते और प्रिंसिपल के पीछे पड़े होते, सच्चाई, जेंटलमैनलीनेस ऑफ द कैंडिडेट्स, उसका रोल वगैरह, पढ़ाई उसकी, बाबूश मंसरत पढ़ा नहीं है। सो ये देख करके वोटिंग करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये माहौल ऐसा है कि उसमें तुम्हारे सच्चाई वगैरह, सिंसियरिटी वगैरह नहीं चलती। तो ये तो हकीकत है ना। पर आप आइडियोलॉजिकली क्यों जी रहे हैं जब आपको पता है कि क्लास 2 की सिविक पॉलिटिक्स फॉलो नहीं होती? तो आप उस तरीके का पॉलिटिक्स क्यों नहीं कर रहे हो? क्या रोक रहा है आपको? नहीं, वो हमारे बस इसमें नहीं है। आई डोंट लाइक इट। यू डोंट लाइक इट? मेरे पास ये तृणमूल कांग्रेस के भी लोग आए थे,
और वो करोर्स देने के लिए मुझे तैयार थे, और आप पूरे कैंडिडेट्स दे दो हमको गोवा में। जो आपको चाहिए हो। उद्धव जी ठाकरे ने शिवसेना बढ़ाने के लिए, जी जी। मेरी उनकी जो मीटिंग हो गई थी, हाँ। उन्होंने वो रेडी थे कि तो आप देखिए, मैं उसमें इंटरफेयर वगैरह नहीं करता। सो वो बात नहीं बनी, लेकिन उस वक्त हमारी मीटिंग मेल हुई जोल थी, था हाँ। महाराष्ट्रवादी और ये। So I told him that I am not after crores. केजरीवाल ने भी एक बीजेपी का ही हम्म। जो कैंडिडेट रह चुका है उसको साथ में लेके मेरे पास कांटेक्ट किया था, बिल्कुल। और जो कितना जितना पैसा चाहिए उतना पैसा देने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन आप शुड बी, मैं शुड बी द फेस ऑफ पॉलिटिक्स। मैं आई एम पर्सनली नॉट इंटरेस्टेड। तो बट पॉलिटिक्स कर ही रहे थे तो केजरीवाल, तृणमूल कांग्रेस और उद्धव ठाकरे को मना क्यों किया? उनकी आइडियोलॉजी नहीं पसंद थी? नहीं, आइडियोलॉजी पसंद नहीं थी मुझे। तृणमूल कांग्रेस की तो नहीं पसंद थी थोड़ा आपको? एब्सोल्युटली नहीं, इट इज एंटी एंटी हिंदू। केजरीवाल इज एंटी हिंदू। उद्धव? उद्धव ठाकरे के साथ चल सकती थी तब। अच्छा, और अब आप उसको क्या मानते नहीं हैं? नहीं, अब वो हिंदू इसके खिलाफ है। अच्छा, हिंदू हाँ विरोधी है हाँ, उद्धव हिंदू ठाकरे जी। विरोधी है। पर उस वक्त जब आपको ऑफर ऑफर किए थे उन्होंने, तब शायद वो हाँ बीजेपी के साथ थे वहां पे, हाँ। अब नहीं है। यस। तो आप आपके मन में वो कहीं ना कहीं वो रूठे हुए, शादी में जो चाचा रूठ जाता है या फूफा रूठ जाता है, वैसा नहीं है कि भाई कुछ भी हो जाए बीजेपी वालों को नहीं छोड़ने वाला हूँ, बीजेपी के खिलाफ जो हो रहा है वो नहीं करूंगा, पर मैं भले बीजेपी के नहीं, खिलाफ घर के अंदर रह के ही उनको सुधारूंगा, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा बीजेपी के विरोध में नहीं है। वो हिंदुत्व जो है, हम्म। वो जो प्रिंसिपल है, आज कुछ भी हो, बीजेपी निकटतम है उसके हिंदुत्व के। हिंदुत्व के। सो बीजेपी को छोड़ना नहीं, कुछ भी हो, वो हमको कुछ भी करे। मेरे दो बेटों को खुद मनोहर पर्रिकर ने, वो मैनेजर था वर्कशॉप का, हम्म। ऑडी का, उसको निकाल दिया। ही प्रेशराइज्ड प्रसाद राव हम्म। टू थ्रो हिम आउट ऑफ जॉब। सो प्रसाद ने उसको बोला, बोथ माय सन्स आर टेकिंग एक्टिव पार्ट इन योर। सोशल वर्क। तो ये हुआ था मेरे साथ, और कुछ डिफेमिंग मी, बाकी सब जो मेरे छोटे बेटे को पुलिस स्टेशन में लेके गए क्योंकि उसने एक आंदोलन में हिस्सा लिया। वो नहीं था उस दिन, लेकिन उसको पकड़ा और बाद में उसको मार दिया एसपी ने यहाँ के। और उनसे वो लिखवाना चाहते थे कि मैं एक्सटॉर्शन करता हूँ। उसने बोला मैं अगर नहीं करता तो नहीं, तुमको लिख के देना पड़ेगा। ये एसपी ने बोला उसको। मैं बाहर बैठा था, मुझे मालूम नहीं उसको मार रहा है वो। बाद में बाहर आने के बाद उसका चेहरा देख के मुझे समझ गया, और बाद में मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह लेके बड़ा हैवॉक कर दिया, और उसको जुडिशियल कस्टडी में, नहीं तो पुलिस में लेना और रिमांड लेने का, और उससे वो स्टेटमेंट जो उनको चाहिए, ये था कॉन्स्पिरेसी। इसमें 3 बड़े चीफ मिनिस्टर था, पार्टी का अध्यक्ष था, ये सब उनके नाम लिए मैंने उस वक्त। सो ये इससे मैं गुजर रहा हूँ, लेकिन हिंदुत्व का साथ मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ। अच्छा, इससे आप गुजर रहे हैं, इससे शायद एक और व्यक्ति गुजर रहा है इस प्रदेश में, उत्पल। आपकी उनसे कोई बात हुई? नहीं, बात नहीं। जब उत्पल वो पर्रिकर जो मनोहर पर्रिकर के बेटे हैं। वो जब खड़ा रहा इलेक्शन में तो हमने सपोर्ट दे दिया उसको। आपने उसको सपोर्ट दिया? मेरा बेटे को टिकट मिला था शिवसेना का, जीतने वाला नहीं था, लेकिन उत्पल के विरोध में नहीं जाने का, ऐसा उसने भी ठान ली। और राउत को बता दिया कि मैं, संजय राउत को, कि आई विल सपोर्ट उत्पल। सो उन्होंने मान लिया, और ही विद्रू माने डिक्लेयर ही नहीं हो रहा था, लेकिन मैं खड़ा नहीं रहूंगा, ऐसा हो गया। सो दैट इज उत्पल्स केस इज डिफरेंट। My case is associated with the formation of that party right from the beginning. Absolutely, day one. And ideological संबंध है। ऐसा कोई आ गया, और क्योंकि मेरा पिता रह चुका है इस कॉन्स्टिट्यूएंसी, सो बाय राइट आई एम द क्लेमेंट, वैसा नहीं है। नहीं है। हम गोवा में हैं, महाराष्ट्र से कुछ ही दूर पर। महाराष्ट्र में इलेक्शंस होने वाले हैं। व्हाट डू यू थिंक,
इज द बीजेपी गोइंग टू सफर, क्योंकि आप संघ से जुड़े हुए थे, संघ महाराष्ट्र से आता है, नागपुर से, और फडणवीस ने यहाँ पे बहुत काम किया है, आप आपकी भी उनके साथ अच्छी रही होगी, तो क्या फडणवीस को हम्म, एक वक्त था जब हाँ, वो बाहर से जो एमएलएस वगैरह आते थे, हाँ, उनका चयन जो है इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए आप जाओ, हाँ, हाँ, ये सब मैं करता था। हाँ, सो पहली बार जब फडणवीस आ गए तो मैं ही था। बाद में आभार मानने वाला बीजेपी नहीं था कोई बीजेपी में, तो मुझे आभार मानना पड़ता था, डैमेज कंट्रोल मुझे ही करना पड़ता था। सो उनसे परिचय है। तो आपको क्या लगता है महाराष्ट्र में इस बार क्या होगा, या महाराष्ट्र में बीजेपी के जिस तरीके से लोग बात करते हैं कि शायद कुछ गलतियां कर दी इसने, शिवसेना, फिर बाद में एनसीपी को लेकर, आपको क्या लगता है महाराष्ट्र में इस बार इलेक्शन में क्या हो सकता नहीं, नाराज हैं, है, लोग नाराज लेकिन अभी माहौल जो देश भर बन रहा है, हम्म, जब बीजेपी सत्ता से जाती है कर्नाटक में, हम्म, तो कर्नाटक में हिंदुओं पर क्या बीतती है बिल्कुल, ये लोगों ने देखा है। हम्म, सो पीपल वुड नॉट लाइक टू टेक अनदर चांस। यू थिंक सो? Oh yes, sure, So sure. you're sure कि बीजेपी might make a comeback May come back in Maharashtra? in Maharashtra. That's very good. And now as we are talking about Goa, तो मुझे एक आप बड़े controversial statement कर देते हैं। आपने अभी एक statement कर दिया वो सेंट फ्रांसिस जेवियर्स के ऊपर, कि कहा कि उनका डीएनए टेस्ट किया जाए, क्या रीजन क्या है? नहीं, डीएनए टेस्ट जो है उनके बॉडी के बारे में शंकाएं उपस्थित हो रही हैं। ये मेरा पहला प्रयत्न नहीं है जी, कि जी, मैं डीएनए की मांग कर रहा हूँ। 2014 में मांग हो रही है श्रीलंका में, वो अभी तक बनी है। बुद्ध भिक्षु का शव था ऐसा। मेरे पास कुछ प्रूफ्स आने की राह देख रहा हूं मैं। अच्छा, लेकिन वो जो कंट्रोवर्सी है, वो कंट्रोवर्सी उनकी साइड में अगर मैं सोचूं, जेवियर के, तब भी ये कंट्रोवर्सी नहीं रहनी चाहिए, बाहर वाले लोगों के मन में भी रहनी चाहिए। सो ये तटस्थ न्यूट्रल मांग है कि उसका डीएनए हो। और कॉन्स्टिट्यूशनल इसको 51A इस वो जो प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें साइंटिफिक टेम्पर से हिस्टोरिकल जो रिलिक्स वगैरह है वो उस नजरिए से देखना चाहिए। सो इसका लेकर के मुझे लगता है कि उसका डीएनए टेस्ट होना चाहिए। ये अलग बात है, वो मैं परसों बोला एक कार्यक्रम में, भाषण में, तो वो उठा ली उन्होंने। लेकिन मेरा फ्रांसिस जेवियर के बारे में विचार भिन्न है। वो यहाँ अराष्ट्रीयता का सिंबल है। वो पुर्तगीज ने उसको नुन्सियो अपोस्टोलो करके भेजा था इधर, धर्मांतर करने के लिए भेजा था। जब तक वो जिंदा रहा तब तक वो पुर्तगीज थ्रोन का ही काम करता रहा, वो हस्तक था पुर्तगीज। सो एक पुर्तगीज यहाँ कैसे गोइंका साहिब हो सकता है? नहीं हो सकता है। जब तक हम फ्री नहीं थे, 1961 में हम फ्री बन गए, तो ही स्टॉप्स टू बी गोइंका साहिब इफ चर्च कॉल्स हिम सो। सब गोइंकार का कोई लेना देना नहीं है फ्रांसिस जेवियर से। और इंक्विजिशन जो यहाँ लाया गया वो उनके मृत्यु के बाद 8 साल लाया गया, लेकिन हिज डिमांड कंपेल्ड पोर्चुगीज किंग टू सेंड इंक्विजिशन हियर। और ये ऐसी बात नहीं है कि इंक्विजिशन में क्या होता है वो उसकी जानकारी नहीं है, ऐसा नहीं है। खुद फ्रांसिस जेवियर 1541 में जब पुर्तगाल का पहला आउट टू द फे हो गया, तब दो लोगों को जिंदा जलाया गया। उनमें फ्रांसिस जेवियर और मिंगेल वाज करके जो पुर्तगीजों के हस्तक यहाँ पर अपॉइंट हो गए थे पुर्तगीजों के जरिए, वो वहां उपस्थित थे। सो धार्मिक विधि इन्होंने ही किया, जेवियर ने। और ये मेरी बात नहीं है, ये टेवतोनियो डिसोजा नाम के जो स्कॉलर हैं, वो लिस्बन के वहाँ की युनिव्हर्सिदादी काहीतरी हिस्टोरिया वगैरे असं ते नाव आहे, पण पोर्तुगालचे आहेत ते, आणि ही इज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। सो उनकी एक इंटरव्यू देविका सिक्वेरा नाम के एक पत्रकार ने यहाँ ली थी। वो हिंदुत्व के विरोधक है।
सो उसने तब 2010 में उन्होंने बोला था, वो स्टेटमेंट मेरे पास है, वो पूरा का पूरा आर्टिकल है, तो उसमें इन्होंने ये कहा था जो आप ये कहा था। और आपका एक दूसरा डिमांड है कि गोएचे साहिब जो फ्रांसिस को कहा जाता है, जेवियर्स को, उसकी जगह पे परशुराम का कहा जाता है। तो परशुराम जी का क्या गोवा कनेक्शन है? नहीं, हमारा ये मानना है और विश्वास है, जैसा कि मेरी को जीसस नाम का पुत्र हो गया, लेकिन उनका कौमार्य अबाधित रहा। हाँ। ये इस पर जैसा विश्वास है कैथोलिक्स का, वैसा विश्वास कुछ कथाओं पर हमारा भी है, जो हमारे ग्रंथों में लिखित है। सो परशुराम ने रिक्लेम किया ये लैंड जो है, वो पूरा कोस्ट जो है, कोंकण कोस्ट, वो केरल तक, वो जो है कोरोमंडल कोस्ट वो परशुराम ने करा। और उसने जो 7 बाण छोड़ दिए, उसमें से एक बाण बाणावली में गिर गया, उसका नाम बाणावली है। अच्छा। ऐसा माना जाता है। सो हमारा विश्वास है उस पर, इस कथा पर। और हम बोलते हैं कि जेवियर कहाँ से आ गया, गोवा तो पहले से ही यहाँ था, और अगर किसी ने रिक्लेम किया लैंड तो वो परशुराम भूमि है। ऐसा 2 कारणों के लिए हम इनको मानते नहीं। जेवियर यहाँ से जाना चाहिए, उसकी बॉडी ले चलें, आप किधर भी ले चल सकते हो। जब तक ये शव रहेगा तब तक डुअलिटी ऑफ नेशंस रहेगा, इधर द्विराष्ट्रवाद यहाँ रहेगा, क्योंकि ये पोर्तुगीज हस्तक है। और पोर्तुगीज हस्तक ये गोइंसो साहिब मानते हैं, वो कैथोलिक और पादरी। तो चर्च ने अपनी भूमिका जो उनकी प्री पोर्चुगीज थी वो छोड़ी नहीं अभी तक, वो उनकी अभी है, वो रहेगी आगे भी। तो उनको उठावा देके, बढ़ावा देके, इसके नाम पर वो डीनेशनलाइजेशन का प्रोसेस बढ़ा रहे। दूसरा, गोइंसो साहिब इसलिए नहीं कहना चाहिए क्योंकि संभाजी महाराज ने जब आक्रमण किया तब ऑलमोस्ट सालसेत और बारदेश कब्जे में था संभाजी महाराज के, और चुने हुए लोग जो हैं वो दौड़ के पलायन करके ओल्ड गोवा के चर्च में आ गए। वहां वाइसरॉय ने अपना राजदंड शव के ऊपर रख दिया, और वो चमत्कार जो है वो उनके नाम के साथ जोड़ा जाता है। संभाजी चले गए क्योंकि शाह आलम की फौज आ गई 1 लाख की पोर्तुगीजों को मदद करने के लिए, तो इसलिए उनको लौटना पड़ा। 6 घंटे और मिले होंगे तो गोवा तब का स्वतंत्र हुआ होगा। तो ये संभाजी महाराज ने गोवा को पोर्चुगीज से स्वतंत्र कर दिया होता, एब्सोल्युटली। तो इन्होंने ये फेमस कर दिया रूमर कि ये जेवियर की कृपा है वो शव की, इसलिए वो गोइंसो साहिब है, ये वहां से पैदा हो गया। और अब हम मुक्त जब हो गए हैं तो हमारा राष्ट्रपुरुष संभाजी महाराज है, जेवियर हमारा राष्ट्रपुरुष नहीं है, कोई भी नहीं है हमारा। क्योंकि उसके खिलाफ अगर उसका शव चमत्कार करता है और जब पादरी उसमें प्राइड लेते हैं तो वो कैसा राष्ट्रीय बन सकता है? तो अराष्ट्रीय एक, और दूसरा इस इन ह्यूमैनिटी के खिलाफ है, क्योंकि ये जो है वो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा टेरर और भयानकता ये गोवा इंक्विजिशन ने बढ़ती है, ऐसा सबका स्कॉलर्स का, जेजुइट स्कॉलर्स ने भी लिख के रखा है। आई एम रिफरिंग एट प्रेजेंट, आई एम स्टडिंग, मेकिंग ए रिसर्च ऑन जेवियर। इतने किताबें लाया हूँ, जहाँ पर मुझे मिलते वहाँ से मंगवा के लाता हूँ। सो इनह्यूमैनिटेरियन, ह्यूमैनिटी के एकदम मानवता के विरोध में था। तो निकष ही नहीं है उसको गोइंसो साहिब मानने का। और यार रखने की भी बात नहीं है, सेंट जोसेफ है, जीसस क्राइस्ट है, उनके बारे में हमारा कुछ कहना नहीं है, बस इनका खलनायक का रोल है, भूमिका है, खलनायक। हाँ। और हाथ खून से रंगे थे जब ये गोवा में आए, उनको भली भांति ज्ञात था कि इंक्विजिशन आने के बाद गोवा के लोगों को क्या होने वाला है। सो मरवा दिए ना, जला करके मरवा दिए। सो दो इट वाज स्टार्टेड आफ्टर 8 years आफ्टर हिज डेथ, yet influence because he was confessor of King John III, so he was influential.
और उन्होंने लेटर्स जो लिखे हैं अपने सोसाइटी ऑफ जीसस को और इग्नेशियस लॉयोला को, जो इनके सुपीरियर थे और फ्रेंड थे, उस लेटर में, उनकी लेटर से मेरे पास, सो लेटर में लिखा है उन्होंने कि किंग जॉन के दरबार में मुझे ऐसा स्थान मिलता है कि मेरे जो खत आते हैं, लेटर्स आते हैं, उनको उन्होंने एक आज्ञा निकाली है, ऑर्डर, कि एक खत ये सब चर्चेस में पढ़ना चाहिए उसको, ये स्थान दिया है. सो ही हैड ए वेरी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस पोजीशन. सो बाकी पादरियों ने हियर एंड देयर मांग की थी, लेकिन उनके मांग के लिए ये करता है ऐसा नहीं, ये आदमी इन्फ्लुएंशियल था. सो ही इज रिस्पॉन्सिबल. ऐसा टीबी कुन्ना कहते हैं, अका प्रियोड़कर कहते हैं, सब जिन्होंने लिखा है वो इनको मानते हैं. गोवा इंक्विजिशन के लिए, जिसके बाद बहुत ही और ये नरसंहार खुद हुआ था। मूर्ति भंजक है त्रावणकोर में, इसने मंदिर बनाए, ये जेसुइट पादरी ने लिखा है, लुसेन नाम के, लिखकर रखा है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ जीसस क्राइस्ट. क्या लिखा है उसमें? बायोग्राफी कि मंदिर उद्ध्वस्त जो किए फ्रांसिस जेवियर ने खुद, फिशरीज कोस्ट जिसको बताया जाता है केरल का, वहां और त्रावणकोर में कितने मंदिर उद्ध्वस्त किए, इसका नंबर ही हमारे पास नहीं है, खुद जाके करता था. अच्छा, एक लास्ट सवाल पूछता हूँ कि गोवा बेसिकली हम जब आते हैं, तो मैंने पहले भी कहा कि गोवा के को सब आते हैं, चर्चेस विजिट करते हैं, या गोवा में बीचेस पे गए, दारू पिया. उसके अलावा भी गोवा में बहुत कुछ है. गोवा के मंदिरों के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं. तो अगर कोई आता है गोवा, तो उसे क्या करना चाहिए, क्या देखना चाहिए? नहीं, उन्होंने वो जो फेस्टिवल्स होते हैं गोवा के, और कुछ फेस्टिवल्स को सार्वजनिक रूप दिया गया है, वो नहीं है. यहाँ शिमगोत्सव होता है. हाँ. शिमगोत्सव ये प्रमुख उत्सव नहीं है गोवा का. एक उत्सव है जो मनाया जाता है डिसेंट्रलाइज्ड स्वरूप में, लेकिन वो एक इवेंट करना चाहिए टूरिज्म के लिए, क्योंकि कार्निवाल होता है. वो कार्निवाल हमसे कुछ वास्ता नहीं है उसका, फिर भी करते हैं. और लेकिन गाँव में जो रस्में रहते हैं ना, वो देखना चाहिए. काणकोण में शिशिरान्नी नाम का एक होता है, वहां 3 लोग सोते हैं, उनके सिर चूल्हा जलाने जाने के लिए जैसे स्टोन्स रखते हैं, उस तरीके से उनके रखते हैं, और वहां वो आग निर्माण करते हैं और उस पर राइस बनाते हैं. और वो इंसानों के सर रहते हैं उसमें, वो चूल्हे के अंदर वो इंसानों के सर हाँ, वो वही होते हैं, और उनके ऊपर ही, सर के ऊपर ही वो रखते हैं, और नीचे आग जलाते हैं. नीचे आग जला. ये अभी भी देखने को मिलता है. और उनको कुछ होता नहीं? उनको कुछ होता नहीं. और ये अद्भुतता जो है ना, मैं मांद्रे में हेडमास्टर था, रमाकांत खलब के हाई स्कूल में मैं था. सो मांद्रे में भी, शिरगांव में होता है ऐसा मैंने सुना था बचपन में, लेकिन मांद्रे में भी मैंने देखा कि आग जलती है, होमकांड बोलते हैं उसको, होमकुंड, और उसमें सीधा मैंने कुछ व्रत नहीं रखा है, लेकिन मैं उसका वो जो वहां रहता है उसका, उससे तीर्थ लेता हूँ और शौक से चला जाता हूँ, और कुछ नहीं होता. और कुछ नहीं होता. आप आग के अंदर से? हाँ, मैं आग के अंदर से गया, मेरे स्टूडेंट्स गए, और कुछ नहीं हुआ. और कुछ नहीं हुआ उनको. ये अद्भुत है. गोवा ये मंदिरों की भूमि है, देवभूमि है, अद्भुत भूमि है. यहाँ बाकी कोई कुछ भी बोले, सुपरस्टिशियस वगैरह, ऐसा नहीं है, देखना चाहिए. साड़ जो नाम विलेज है, उसमें गड्यांसो उत्सव ऐसा होता है. मैं पत्रकार था. मेरी शुरुआत जो हुई वो नवप्रभा में 1 साल भर उपसंपादक रहा, बाद में टीचर बन गया. तो मैं वहां गया क्योंकि मैं जिज्ञासु था, मुझे जानना चाहिए था ये क्या है, क्या करते हैं. तो ऐसा होता है कि जो व्रतस्थ होते हैं, गड़े होते हैं, वो हर फैमिली से आते हैं वो. सो वो गड़े चले जाते हैं फॉरेस्ट में, और बाद में आते हैं. आने के बाद उनमें से 1-2 गायब हो जाते हैं, और एक स्थान ऐसा है कि जहां लोग खड़े हैं, बैठे हैं, और वहां बीच में एक बड़ी वो सुपारी बोलते हैं ना, उसका बड़ा वृक्ष है, एक जो है वो गाढ़ा है उसमें जमीन में, और यह है, मैंने देखा है खुद. तो वो नहीं है,
तो भगवान के पास वो मांगते हैं कि अगर तुमने उसको जो 2 लोग छिपाया है गायब किया है। वो दिया, दे दो हमको वापस। और खाड़ कर वहां से गिर गया नीचे मेरे पीछे। चढ़ कैसे पाया वो गया था ना फॉरेस्ट में, हाँ, वहां आकर चढ़ जाता तो लोग देख पाते ना देखते। उसको। वो देखा और एक घर के छप्पर पे पड़ गया। हुँ, खाड़ आवाज बन के वो मापसेकर नाम था उस आदमी का। मैंने एक लेख उस पर लिखा था। और वो नीचे गिर गया, कुछ नहीं हो गया उसका, ऐसा कॉर्प्स जैसा उन्होंने लिफ्ट किया और बाद में घुमाया उस जो रहता है उसके जो झाड़ के इर्द-गिर्द। और तो 2 फेरे देने के बाद वो दौड़ने लगा। ये देखा है मैंने आंखों से। अच्छा। सो ये अद्भुत जो है ये देवभूमि, दैवी भूमि है, ऐसा मेरा मानना है। और मंदिरों को लेकर बहुत हाँ, कम लोग जानते हैं यहाँ पे, क्यों ऐसा? नहीं मंदिरों का नहीं ऐसा जिज्ञासा नहीं बनाई हमारे पूर्वजों ने। एक क्या कर दिया कि जो बड़जी होते हैं, पुरोहित होते हैं मंदिर के, उस पे छोड़ दिया। और एक पीढ़ी ऐसे आ गई, एक पीढ़ी ऐसे थी हुँ, पहले कि वो जो कुछ मंत्र पढ़ते थे उनका अर्थ क्या है वो सुनाते थे। हाँ, यहाँ जैसा चर्चेस में होता है, हाँ। मस्जिदों में होता है, वो लेक्चर्स देते हैं। हुँ, वैसा भटजी हमारे मंदिर में लेक्चर नहीं देता। हाँ, सो वो वो सिर्फ़ मंत्र देखता पढ़ है के ना दे। सब, हाँ, इसलिए वो डिटेरियरेट हो गई। लेकिन पुराने लोग जो हैं, मेरी ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, वो जो बताती थी ना उनको पता था सब, ये यहाँ से आई है, महालक्ष्मी यहाँ से आई, पहले वो उधर थी वगैरह, ये सब जानते हैं। उसका बड़प्पन जो तो है उसके लिए कुछ हो रहा है उत्थान के लिए, पुनरुत्थान? नहीं, वो विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से काम हो रहा है ये। और बाकी अभी यहाँ मंदिर का एक संगठन है, हुँ, अखिल गोमंतक मंदिर समिति, हुँ, ऐसा वो भी काम करते हैं। और हमारा एक हिंदू रक्षा महाआघाड़ी करके एक 1107 छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन इकट्ठा है गए हैं हिंदू। और हिंदू धर्म पर कोई आँच नहीं आई, धर्म का शिक्षण मिले, धर्म के संस्कार मिले, इसलिए काम करते हैं। एक लास्ट सवाल, अभी चुनाव होंगे कुछ सालों में यहाँ पे गोवा में, उस वक़्त आपको क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से जा रही है वैसे गोवा में वापस जीत पाएगी या मुश्किल आएँगे? एक लगता है कि जिस तत्व के लिए इसका जन्म हुआ था उससे वो जरा दूर जा दूर रही है, जा रहे हैं, ऐसा दिखता है। यानी आइडियोलॉजी से दूर हाँ, जा रही है बीजेपी? आइडियोलॉजी निश्चित रूप से दूर जा रहे हैं, एक। और दूसरा बाहर से जो लोग लिए हैं, दूसरी पार्टियों से आते हाँ वो उन्होंने क्या बोलते हैं उसको, जो जन्म से जन्म घूंट जो पिलाया जाता है, हैं। हाँ, बाड़कड़ू। जन्मघुट्टी, हाँ, बालकड़ू। हाँ, वो बाड़कड़ू उनको अलग ही है ना। हाँ, वो कैसे एक दिन में बदलेगा बीजेपी का लेबल लगा करके, वो नहीं छोड़ेंगे। और दुर्भाग्य की बात यह है कि सच्चे कार्यकर्ता जो बीजेपी के हैं उनको छोड़ करके ये नए जो आए हैं बाजारू, और फायदे के लिए आए क्रिश्चियन, मोहित नहीं हुए बीजेपी की आइडियोलॉजी पर। क्रिश्चियनों को मिनिस्ट्री में आने के लिए दूसरा रास्ता नहीं है, कांग्रेस से रास्ता नहीं लगता उनको, इसलिए आए हैं। सो दे विल रिमेन इन द मिनिस्ट्री एज फार एज दे आर देयर, एंड दे विल किक बीजेपी द मोमेंट दे अचीव एवरीथिंग, ऐसा है। दुर्भाग्य से कोर टीम जो होती थी हुँ, वो प्रिंसिपल्स जगह पर रहे, ये उनका काम था। लेकिन अभी उसमें जो है वो जिसके विरोध में मनोहर पर्रिकर जी ने एक केस डाली थी करप्शन की, महाकरप्ट पर्सन, वो अभी चल रही है। और वही आदमी बीजेपी में है और कोर कमेटी में है, बोलिए था। और जब तक कुछ सुधारणा अपने आप में नहीं करती, और अभी जो संघ वाले बचे हैं उनके साथ, वो कृपा के नीचे नीचे दबे दबे हुए हैं। हैं। अच्छा, किन्हीं को एक पोस्ट दिया है, हुँ, उनको किसी कहाँ पर अध्यक्ष, सो वो संभालने में व्यस्त है। उनको गट्स नहीं है बताने के लिए बीजेपी को
ये नहीं होगा, हम वास्ता नहीं रखेंगे तुमसे, ये बोलने के लिए गट्स नहीं है। वो स्वयंभू होना चाहिए ना, अपने बलबूते पर ताकत निर्माण करना चाहिए और बाद में आता है। सो वो तो जानते हैं, वो उनका हायर आरएसएस के का कृपा जताने के लिए यहाँ संघ को लिखते हैं, लेकिन वो जानते हैं संघ ये दुर्बल है यहाँ का। सो उनको सीधे रास्ते पर रहने वाला कोई नहीं है, ये बात है। तो गोवा की राजनीति अपने आप में ही अलग है और थोड़ा सा विशिष्ट भी है। विशिष्ट इस कारण क्योंकि यहाँ पर कभी भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व नहीं हुआ करता था, और आज मेरे साथ एक ऐसे व्यक्ति बैठे हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को यहाँ पर ऊंचे मकाम तक ले गए और आज खुद उस सत्ता से बड़े दूर हैं। और गोवा जब अगली बार आइएगा तो जैसा वेलिंकर जी ने कहा कि बहुत सारी चीजें और भी हैं देखने के लिए, वो भी देखिएगा। धन्यवाद। थैंक यू।